हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी पर। ये जो हमारी क्लासेज है ये महिला सुपरवाइजर की क्लासेज है, वो चल रही थी। आपका जो 13 जुलाई को एग्जाम होने वाला है महिला सुपरवाइजर का, उसके लिए हमने क्लासे है वो स्टार्ट कर रखी है। आज की क्लास है वो आपकी जो आपका द्वितीय खंड है यानी पार्ट 2 है, उसका जो आपका ख टॉपिक है, ख टॉपिक जिसमें ख में आपके शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा दी हुई है। देखभाल और शिक्षा, ये आपका ख पॉइंट है। कौन सा आपका ख पॉइंट है जिसमें आपके दो टॉपिक दिए हुए हैं और दो कौन कौन से 10-10 नंबर के हैं आपके दोनों ही टॉपिक कितने कितने नंबर के हैं, 10-10 नंबर के हैं। पहले टॉपिक की बात करें तो बाल विकास का परिचय दिया हुआ है। पहला जो टॉपिक आपका बाल विकास है उसका परिचय दिया हुआ है। और जो दूसरा आपका जो आपका टॉपिक है वो है शाला पूर्व शिक्षा का परिचय। शाला पूर्व शिक्षा का परिचय इसमें दिया हुआ है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा, जिसमें आपके ख पॉइंट में शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा, उसका जो बाल विकास का परिचय टॉपिक है जो आपके 10 नंबर का है वो रहेगा, जिसमें हम आज एमसीक्यूज है वो करेंगे इस टॉपिक के। ये आज के क्लास में हमारे 50+ मैं एमसीक्यूज करवाऊंगी, 50 तो करवाऊंगी। इससे ज्यादा जितने आज की क्लास में हो पाएंगे वो हमें करेंगे। ये जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके बाल विकास टॉपिक के से होंगे और ये आपके 10 नंबर का पोर्शन है। तो आप देखना कि आप इस 50 में से कितना कवर करवा पाते हो, 50+ ही रहेंगे। तो इनमें से आप कितना कवर कर पाते हो और कमेंट करके बताना कि कितने क्वेश्चंस है आपने राइट इसमें किए। 10 नंबर का है, ध्यान रखना। बाकी की बात करें, एक नई अपडेट जो मैंने टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करवाई दी थी, आप सभी ने अपना चेक ही कर लिया होगा। जिन स्टूडेंट का जो आपका आंगनवाड़ी अधिकारिता वाला महिला सुपरवाइजर का एग्जाम है जून में, 22 जून को, उसके जो आपके है एडमिट कार्ड है वो आ चुके हैं। तो वो उन्होंने डाउनलोड कर लिए होंगे, लिंक मैंने कल ही प्रोवाइड करवा दिया था। ठीक है, कोई भी आपकी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में हम बाल विकास प्रैक्टिस करेंगे, बाल विकास के हमें क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है, बोध में सन्निहित होता है वस्तु, व्यक्ति या घटना से प्रत्यक्ष अनुभव, वस्तु, व्यक्ति या घटना की कल्पना, व्यक्ति को नियंत्रित करने की क्रिया, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। वस्तु, व्यक्ति या घटना से प्रत्यक्ष अनुभव है वो बोध में सन्निहित होता है। आगे अपन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। प्रभावी ज्ञानार्जन संकेत करता है किसी विषय पर अभिव्यक्ति ध्यान का, ज्ञानार्जन के द्वारा बुद्धि के प्रयोग का संकेत, एक लक्ष्य या लक्ष्यों की निश्चितता का संकेत, और ये सभी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन है डी। प्रभावी ज्ञानार्जन है वो ये सारे के सारे संकेत करता है किसी विषय पर अभिव्यक्ति का ध्यान का, ज्ञानार्जन के द्वारा बुद्धि के प्रयोग का, एक लक्ष्य या लक्ष्यों की निश्चितता का। अगला जो अपन को क्वेश्चन दे रखा है कि प्रभावी ज्ञानार्जन के क्षेत्र में सर्वाधिक विख्यात शिक्षा शास्त्री हैं, कौन से हैं? ग्राहम बेल, रविंद्रनाथ टैगोर, जॉन स्टुअर्ट और थॉर्न डाइक। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन है डी, थॉर्न डाइक। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है जिसकी पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर है वो प्रोवाइड करवा दूंगी। तो अगर आपको रिवीजन करना हो या फिर इसका बाद में और टेस्ट देना हो तो आप टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ को ले लेना, उसका रिवीजन आप अच्छे से कर पाओगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? नहीं पर गौर रखना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन है इसी से गलत हो जाता है कि अपन प्रदर्शित करता है पढ़ लेते हैं, नहीं नहीं पढ़ते, या फिर सत्य असत्य वाले होते हैं उस पर ध्यान नहीं देते। नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना, समानता और अंतर देखने और सादृश्य स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने की योग्य बनाना,
परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। तो समझ के लिए शिक्षण है वो क्या होता है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है सी। समझ के लिए शिक्षण में क्या होता है कि विद्यार्थियों को जो एकाकी तथ्य और प्रक्रिया होते हैं उसको याद कराने के योग्य बनाना होता है। किसमें? समझ के लिए आपके शिक्षण में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि नए जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाना है। पूर्व पाठों को दोहराने का यह एक प्रभावी तरीका है। यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन है ए। नई जानकारी को पूर्व की जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाना है। किसमें? शिक्षार्थी को पहले सीख चुके उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जो नई जानकारी ली है वो पहले वाली जानकारी से जोड़ते हैं तो सीखने को समृद्ध बनाना है। आगे बढ़ते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सीखने के बारे में सही है? सीखना उस वातावरण में प्रभावित होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता। नहीं भी, ये तो गलत है। सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया नहीं। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती है कि किस तरह सीखना नहीं हुआ। नहीं, ये भी नहीं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन है ए हो जाएगा। सीखने के बारे में सही क्या है कि सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जहां संवेगात्मक रूप से सकारात्मक और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। यानी जो वातावरण है वो सकारात्मक हो, जिसमें पॉजिटिविटी हो। ठीक है, तो उसमें आपको क्या होगा कि वो वातावरण सीखने के बारे में सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? यह किससे संबंधित है? सीखने का सादृश्यता नियम, सीखने का प्रभाव नियम, सीखने की प्रक्रिया का अभिवर्ती नियम और सीखने का तत्परता का नियम। तो जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन है सीखने का सादृश्यता नियम। इस नियम में क्या होता है कि जब बच्चा पहले कोई, उन्होंने पास्ट में अपने में कोई भी कंडीशन आई, उसमें कोई भी उन्होंने अनुक्रिया की यानी कोई क्रिया की, उसी के बेस पर वो आगे अगर उसके जैसा कोई, उसकी जैसे कोई स्थिति बनेगी, कोई कंडीशन बनेगी तो वैसी ही प्रक्रिया या क्रिया वो करेगा। तो ये आता है सीखने का सादृश्यता नियम के अंतर्गत। तो राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। अगर सीखना समृद्ध बनाना है तो जरूरी नहीं है कि जो शिक्षण सामग्री है उसका अधिक से अधिक अपन प्रयोग किया जाए। इसमें वास्तविक दुनिया से एग्जाम्पल्स को कक्षा में लाया जाए, ये बिल्कुल सही है। अब मैं आपको कोई भी चीज बताती हूँ तो मैं अपने से रिलेटेड करके अपन जो अपने अभी डेली लाइफ में जो चल रहा है वो आपको अगर समझाऊंगी तो आपके सीखने के लिए ज्यादा बेटर रहेगा। तो क्या होता है कि जो रियल लाइफ है उसके कुछ एग्जाम्पल आपको बच्चों को बताने चाहिए। बच्चों को एक दूसरे के साथ है वो अंतःक्रिया नहीं, एक दूसरे के साथ है वो बात कर कर एक दूसरे के साथ आपस में कहकर है उस चीज को ज्यादा सीखा जाएगा। और उसी चीज को जो टीचर होगा उस प्रक्रिया को और अच्छा इजी वे में बनाएगा तो वो सीखना समृद्ध होगा उससे। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभव के परिणाम स्वरूप घटित होती है। व्यवहार का अध्ययन सीखना है। अनअधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन है बी, कि ये एक लक्षण है वो सीखने का नहीं है। बाकी ये तीनों के तीनों है। भी सीखना एक ऐसी चीज है जो किसी के, जो उसके अनुभव है
उनके अनुसार घटित हुआ है। अनअधिगम, ना सीखना भी क्या है, एक हिस्सा है सीखने का। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है जरूर। जब अपन कुछ चीज सीखते हैं तो वो चीजें अपने व्यवहार में दिखती है कि हाँ ये ऐसा है, इसने ये चीजें इसमें है। तो वो जो जो चीज अपने सीखते हैं वो अपने व्यवहार में जरूर आती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। अनअधिगम भी सीखने की एक प्रक्रिया है। तो अपना जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन है ए। क्यों? क्योंकि शैक्षिक संस्थान एकमात्र है जहां अधिगम प्राप्त होता है। नहीं, जरूरी थोड़ी है कि सीखने की प्रक्रिया ओनली अपने स्कूल कॉलेज वहीं होती है। अपने घर पर भी सीखते हैं, अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में, अपने समाज में, अपने मोहल्ले में, जहां कुछ सीखने की चीजें मिलती है वो सीखने की प्रक्रिया वहां होती है। जरूरी नहीं कि एक शैक्षणिक संस्थान पर भी कुछ सीखा जाता है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही। सीखना अपने लक्ष्यों की ओर है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, जो हमने पहले इससे जस्ट पहले क्वेश्चन में हमने देखा। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? गेस्टोल्ट सिद्धांतवादी, पोवलोव ने, जीन पियाजे ने और वाइगोत्स्की ने। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है ए, गेस्टोल्ट है। गेस्टोल्ट है, सिद्धांतवादी है, उन्होंने सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया। तो राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। निषेधात्मक, अगर सक्रिय, संवेदनात्मक और उदासीन। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है बी। जो अल्पवयस्क बच्चे हैं, यानी ये जो उनकी अवस्था होती है, तो उसमें क्या होता है कि बच्चा अल्पवयस्क यानी क्या बताएं आपको, एक सेंसिटिव इनकी एज ग्रुप होता है ये टाइम। इस टाइम में अगर अभिभावक पेरेंट्स ज्यादा सक्रिय होंगे, वो अपने बच्चे पे ज्यादा ध्यान देंगे, तो उस बच्चे का फ्यूचर है कुछ अलग ही होगा। ठीक है, तो अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की जो भूमिका है वो अगर सक्रिय होनी चाहिए। अगला है, परामर्श का उद्देश्य है बच्चों को समझाना, बच्चे की कमियों का कारण पता करना, बच्चे को समायोजन में सहायता करना और ये सभी। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा कि जो परामर्श है उसका ये सारे उद्देश्य होने चाहिए कि बच्चे को समझना भी चाहिए, बच्चे की कमियों का भी पता लगाना चाहिए कि किस कारण से है, बच्चे को समायोजन में भी सहायता प्रदान करना होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। अगला है, बच्चा किस प्रकार सीखता है? पुस्तकें पढ़कर, परिचर्चा द्वारा, प्रश्न पूछकर और कई प्रकार से। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन है डी हो जाएगा। बच्चा सीखेगा, बुक पढ़कर भी सीखेगा, एक दूसरे के साथ परिचर्चा करके भी सीखेगा, कुछ देख कर भी सीखेगा, अपने अंदर कोई अगर उसने कुछ देखा है, उसने कुछ पढ़ा है या फिर उसको कुछ सिखाया गया है तो उसमें वो क्वेश्चंस भी करेगा। तो उस सब सारी चीजों से वो क्या है, सीखता है। ठीक है, इसमें कई प्रकार आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये तीन ही इसमें आए। अगला है, निम्न में सर्वोत्तम कथन कौन सा है? एक अच्छा अध्यापक है वो अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है, सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है, विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है। तो इसमें अगर सबसे अच्छा कथन देखे, सबसे बेस्ट कथन देखे, तो वो ऑप्शन सी होगा। क्यों? क्यों विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करेगा, तो वो सभी के सभी जो विद्यार्थी होंगे वो सीखने के लिए प्रेरित होंगे। और एक अच्छा अध्यापक है वो अगर सीखने के लिए प्रेरित करता है तो वो अच्छे से समझाता भी होगा, अच्छे से क्या है वो अच्छे अच्छे एग्जाम्पल भी उसको देता होगा, और अनुशासन में तो वो रखता ही होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। आगे बढ़ते अपन, एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन है वो सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं और बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि जो भी टीचर है उसके लिए हर स्टूडेंट है वो एक जैसा है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी बच्चे को देरी से समझ में आए, किसी को एट टाइम है वो समझ में आ जाए। ठीक है, तो होता क्या है, अगर एक अध्यापक है उसकी दृष्टि से सबसे अच्छा जो स्टेटमेंट है, कथन है, वो यही होगा कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। आगे अपन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अपना,
ये जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ, अगर ये आपको तभी समझ में आएंगे जब आप शुरू से लेके लास्ट तक पढ़ोगे। और शुरू से लेके लास्ट तक ये क्लास नहीं देखनी, बल्कि अगर आपने पहले इसके कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन इसका किया है तो ही ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। अगर फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहे तो आज आप ये क्लास ले लो, इसके बाद 1 से 2 बार इस क्लास को लेना और 1 से 2 बार पीडीएफ का रिवीजन करना, तो ये चीजें आपको सीखने और समझने में थोड़ी सी हेल्पफुल होगी, तभी आप इस पोर्शन को कर पाओगे। तो ये मत सोचना कि आपको तो इस अगर आप कोई पहली बार ये देख रहा है, पहली बार पढ़ रहा है, तो ये कि नहीं ये तो हमें पता ही नहीं है हमारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो आप बार बार इसका रिवीजन करोगे तो आपको समझ जरूर आएगा। अगला है, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन है वो सर्वोत्तम है। विद्यार्थी को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए, नहीं भी होनी भी चाहिए। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है। विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती है, जरूरी थोड़ी है कि विद्यार्थी की लापरवाही हो। कभी कभी विद्यार्थी त्रुटि कर सकता है, तो जरूरी थोड़ी कभी कभी होगी उसकी, हो सकता है कभी हो ही ना, हो सकता है कभी हो भी जाए। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि त्रुटियां है वो अधिगम प्रक्रिया का भाग है। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्ति कारक है संचार के साधन, समवयस्क समूह है, अध्यापक, परिपक्वता एवं आयु। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक क्या है, परिपक्वता एवं आयु। अगला जो क्वेश्चन है वो है, सीखने के वे कौन से कारक है जो सीखने को प्रभावित करते हैं। शिक्षार्थी का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य है, प्रेरणा और उपलब्धि का अभिप्रेरण स्तर, उत्सुकता और इच्छा शक्ति, और ये सभी। तो सभी को पता है राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों, अगर विद्यार्थी में जो विद्यार्थी है या शिक्षार्थी है, नहीं सीखने वाला है, सीखने की वो कारक तो जरूरी नहीं विद्यार्थी हो सीखने वाला, सीखने वाला कोई भी हो सकता है। तो शिक्षार्थी का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, तभी वो है उसमें क्या होगी, उत्सुकता होगी, इच्छा शक्ति होगी कुछ सीखने की। साथ में उसको प्रेरणा भी मिलनी चाहिए, उपलब्धि का अभिप्रेरण सिद्धांत भी होना चाहिए, यानी अगर उसको प्रेरणा मिलती रहेगी, ठीक है, उसकी इच्छा शक्ति बनती रहेगी, उसमें उत्सुकता रहेगी कि हाँ मैं ये चीज सीखूं ये चीज सीखूं, तो सीखने के ये कारक हो जाएंगे, यानी वो सीखने को प्रभावित रहेगा। राइट आंसर ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन है, सीखने के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। कोलर ने, टोलमेल ने, वुडवर्थ ने, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन है सी। सॉरी, क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं एक बार। सीखने के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। कोलर ने, टोलमेल ने, वुडवर्थ ने, और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, टोलमेल ने है। टालमेल ने है सीखने के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन है बी हो जाएगा। आगे अपन बढ़े, अगला क्वेश्चन, सीखी गई अनुक्रिया की अभिव्यक्ति जब व्यवहार के रूप में होती है तो उसे कहा जाता है अभ्यसन, अनुकूलन, निष्पादन और मूल प्रवृत्ति। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उसका क्या होता है, निष्पादन होता है। करके सीखना निम्न में से किस अवस्था के लिए उपयुक्त है। शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, और ये सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, जब भी अपन कुछ चीजें करके सीखते हैं यानी प्रैक्टिस से सीखते हैं। अब आप ये देखो कि कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, उसको साइकिल चलाना सीखना है, तो जब तक वो साइकिल चला चला के नहीं सीखेगा तब तक उसको चलाना कैसे आएगा, ठीक है। फिर उससे थोड़ा सा और ऊपर मान लीजिए आप, ठीक है, जैसे कोई 12th का बच्चा है, उसको एक चैप्टर सिखाया गया स्कूल में, ठीक है, उसने पढ़ लिया, लेकिन वो घर पर आकर उसको करके नहीं देखेगा, चैप्टर को पढ़ेगा नहीं उसको, तब तक वो सीखेगा कैसे। अब अपनी बारी देख लो, ठीक है, अब आपने थ्योरी पढ़ ली, लेकिन जब तक आप क्वेश्चंस नहीं देखोगे तब तक आपको कैसे पता लगेगा कि आपने है आपका ये जो पोर्शन है, ये जो टॉपिक है आपका कंप्लीट हो गया है, हाँ आपका ये क्लियर हो गया है, क्योंकि आप ये सारे क्वेश्चन कर पा रहे हो। तो करके सीखना है वो किसी भी अवस्था के लिए नहीं है, ये जब तक होता है हमेशा करके सीखना है, हर अवस्था के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी होगा। अगला क्वेश्चन, बच्चे के सीखने में परिवार का योगदान होता है। परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है। परिवार में बच्चा आधारभूत जानकारी पाता है। परिवार का वातावरण,
अनुशासन, परिवेश और देखभाल महत्वपूर्ण होती है। परिवार सभी आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। परिवार का वातावरण, अनुशासन, परिवेश और देखभाल ये इंपॉर्टेंट होती है। वातावरण अच्छा होगा तो वो कुछ अच्छा सीखेगा, अनुशासन होगा तो वो अनुशासन में रहेगा, वहां का परिवेश अच्छा है, ठीक है, तो उसमें अच्छे गुण आएंगे, वो अच्छे चीजें सीखेगा, और उसकी देखभाल भी अच्छी होनी चाहिए, यानी उसके पेरेंट्स हैं, उनके जो गार्जियंस है वो उसकी देखभाल अच्छे से कर रहे हो, यानी उस पर पूरा ध्यान दे रहे हो कि बच्चे को किस टाइम किस चीज की जरूरत है, ठीक है, तो वो क्या चीज है, वो चीजें इंपॉर्टेंट रहती है। अगला है, जब बच्चा दूसरों के कार्य या व्यवहार को देखकर उसी तरह कार्य या व्यवहार करता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रेरणा, मूल प्रवृत्ति, अनुकरण और ये अनुबंध। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुकरण। यानी प्रेरणा तो होती है दूसरों को देखकर मिलती है कि हाँ उसने ऐसा किया था तो मुझे भी करना चाहिए, ठीक है। मूल प्रवृत्ति उसकी, ठीक है, कि उसकी हमेशा से क्या इच्छा रहती है। और अनुकरण यानी किसी को देखकर उसके जैसा करना या उसके जैसा व्यवहार करना, काम करना। तो जब बच्चा दूसरों के कार्य या व्यवहार को देखकर उसी तरह का कार्य करता है, ठीक है, या व्यवहार करता है, उसे अनुकरण करते हैं, यानी उसके पद चिन्ह पे वो चल रहा है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन है सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। अगला है, बालकों में स्वाध्याय की आदत के विकास का सर्वोत्तम तरीका है उपयुक्त स्थान, छात्रों को पढ़ने को कहना, छात्रों के सामने स्वयं पढ़ना और छात्रों से बिल्कुल बात न करना। तो बालकों में स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय का मतलब क्या है? खुद स्वयं से पढ़ना, ठीक है। अगर आप उन छात्रों के सामने खुद पढ़ोगे तो वो भी पढ़ेंगे। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाए? छात्रों के सामने स्वयं स्वयं को पढ़ना। राइट आंसर ऑप्शन सी। बच्चे किस कारण से विद्यालय उपलब्धियों में असफल होते हैं? तत्परता में कमी के कारण, अभ्यास में कमी के कारण, पारिवारिक कलेश के कारण और ये सभी। अगर इसमें देखें तो सारे के सारे सही दिख रहे हैं। बच्चे के किस कारण से विद्यालय उपलब्धियों में असफल होता है? भी उसमें तत्परता नहीं है, कमी है, उसमें हो जाएगा असफल। अभ्यास में कमी के कारण, हाँ अगर वो बार बार प्रैक्टिस नहीं करेगा तो असफल होएगा। पारिवारिक कलेश है, अब विद्यालय में उसने कुछ सीखा, घर पे आके ऐसा कोई उसका माहौल ही नहीं है कि वो उस चीज का अभ्यास कर सके या फिर उस चीज को रिवीजन कर सके, उसमें घर में ही ऐसे उसकी कलेश लगा रहता है, तो वो उस चीज को प्रैक्टिस में नहीं ला पाएगा और वो चीजें नहीं कर पाएगा। तो आपके ये तीनों के तीनों ही सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। अगला, कोहलर का अधिगम का सिद्धांत निम्न नाम से जाना जाता है? प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। कोहलर का जो सिद्धांत है अधिगम का सिद्धांत, वो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है। राइट आंसर ऑप्शन है सी। कक्ष में अधिगम करने का महत्वपूर्ण नियम है? अभ्यास का नियम, उपस्थिति का नियम, रटने का नियम, पाठ्य वस्तु की नकल करने का नियम। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है बी, उपस्थिति का नियम। अब इसने क्या कहा? कक्ष में अधिगम, अभ्यास का नहीं हो सकता क्योंकि अभ्यास घर पे भी अपन कर सकते हैं, रटने का भी नहीं हो सकता। कुछ जो नेगेटिविटी आते हैं ना कि एक तो ये देखिए कि समझ कर रहे हैं, अच्छी बात है, रट रहे हैं उस चीज को, ये तो अच्छी बात नहीं है ना, तो ये नहीं हो सकता। पाठ्य वस्तु की नकल करने का नियम, नकल करके कुछ चीज नहीं हो सकती, तो ये भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन है बी हो जाएगा। कुछ कुछ चीजें आप सेंस से भी ठीक है कर सकते हो, यानी जहां आपको नहीं आ रहा और आप तुक्का लगा रहे हो तो तुक्का भी सीधा नहीं लगाया जाता कि हाँ कर लेते हैं कि ए बी ए बी ए बी ए बी 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 पे आया बी कर देते हैं, वो नहीं होता। इसमें भी थोड़ा सा अपन को सेंस लगाना होता है। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखना शुरू में, अब आप आगे 29वें क्वेश्चन पे आ गए। शुरू के आप क्वेश्चन कर रहे थे ना, तो जहां तक मुझे लगता है काफी सारे बच्चों में ऐसा हुआ होगा कि आप वो क्वेश्चन है वो समझ में नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। दूसरी बात, समझ में भी नहीं आ रहे थे, एक दो का क्वेश्चन भी पता नहीं था, तो ये लग रहा था ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या, पता नहीं आएंगे भी नहीं आएंगे, ठीक है, ये चीज तो मैंने पढ़ी नहीं थी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ रहे हो, जैसे जैसे आपके आगे क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने वो प्रैक्टिस शुरू कर दी, आप उसको कंटिन्यू कर रहे हो, यानी आपने पहले दूसरे तीसरे पांचवें क्वेश्चन तक उसको छोड़ा ही नहीं, तो आप कंटिन्यू करते हुए 29वें क्वेश्चन पे आ गए, तो अब आपको ये चीजें भी समझ में आने लग गई। अब आपको लगने भी लग गया हाँ यार क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, इसमें से आएंगे क्वेश्चन तो,
ठीक है, तो ये किससे होता है? आपके प्रैक्टिस से ही होता है। तभी मैं बोलती हूँ कभी भी क्लास को बीच में नहीं छोड़ते, कभी भी क्लास को 1 से 2 स्लाइड देखकर नहीं छोड़ते, क्लास को कंटिन्यू रखना चाहिए। क्यों? आपको पता है कि आपके एग्जाम में ये टॉपिक है तो इससे क्वेश्चन बनेगा, तो आपको पूरी क्लास लेनी चाहिए। इसीलिए मैं बोलती हूँ बार बार प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी तैयारी अच्छी होगी। अगला जो अपना क्वेश्चन है, फ्राइड ने विकसित किया है सीखने का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, भूल एवं प्रयास का नियम और मनोविश्लेषणवाद का नियम। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। जो फ्राइड है उन्होंने मनोविश्लेषणवाद का नियम है वो विकसित किया दिया, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला जो क्वेश्चन है, गणित विज्ञान सीखने में प्राय प्राय प्रयोग होता है प्रयत्न और मूल का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन प्रयत्न और भूल का सिद्धांत है वो मैथ और साइंस सीखने में प्राय प्रयोग होता है। अब एक चीज आपने देखी, अपन ने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत देखा, किसने दिया था? जस्ट पहले क्वेश्चन में। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत देखा हमने पीछे 3 से 4। तो अब जब अपने ये क्वेश्चन किया ना तो इसमें हमें सी और डी दिखा। ठीक है, तो सी और डी दिखा तो हमें पता चल गया सी और डी नहीं हो सकते, क्योंकि अभी ये हमने पढ़ा था तो इसमें हमने कहीं नहीं पढ़ा कि गणित और विज्ञान से सीखने में प्राय होती है, तो ये नहीं हो सकता, यानी अपने ए और बी में आएगा। ठीक है, तो ऐसे भी अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरा मेथड कि अपन ने जब ये क्वेश्चन किया तो अपन को जब ये मनोविज्ञान मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिखा तो हमें जस्ट याद आएगा कि हमने जस्ट ऊपर किया है, ये किसका है? फ्राइड का है। अपने मन में आना चाहिए ये चीज। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत अपने ऊपर पढ़ा था तो अपने याद आना चाहिए कि हाँ ये किसे वैज्ञानिक या किसे मनोवैज्ञानिक का है। अगला है थॉर्नडाइक का सीखने का नियम, प्रभाव का नियम, आत्मसात का नियम और मनोवर्ती का नियम और साहचर्य का नियम। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। थॉर्नडाइक का जो सीखने का नियम है वो है प्रभाव का नियम, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है सूझ आकस्मिक ज्ञान है, यह लिखा है, किसने बोला है कि जो सूझबूझ यानी सूझ है वो आकस्मिक ज्ञान है? कोलर ने, थॉर्नडाइक ने, पोवलोव ने और स्किनर ने। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए। कोलर ने लिखा है कि जो सूझ का आकस्मिक ज्ञान है वो सूझ आकस्मिक ज्ञान है, कोलर ने लिखा है, तो राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है, यह कथन दिया है पोवलोव ने, क्रोनबेक ने, वुडवर्थ ने और स्किनर ने। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी वुडवर्थ ने। तो इसमें जो ये आपका क्या है, बाल विकास जो प्रैक्टिस है इसमें, या फिर आप मान के चले जो बाल विकास वाला टॉपिक है ये 10 आपके नंबर का है। इस 10 नंबर से आप जो सोच के चलना कि 4 से 5 नंबर है आपके किसके आएंगे, इन्हें मनोवैज्ञानिकों के आएंगे। किसने कौन सा सिद्धांत दिया है, किसने किस सिद्धांत में कौन सी बात कही है, सीखने की प्रक्रिया किसने बताई है, कौन से सिद्धांत है उसको किस सिद्धांत में माना जाता है, किस चीज को किस में माना जाता है। ये क्वेश्चन आप देखना 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे जरूर आएंगे। तो जब भी किसी भी मनोवैज्ञानिक का नाम आए उसने कौन सा संविधान दिया है, कौन सी बात कही है, कौन सा स्टेटमेंट दिया है, ये जरूर आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। और ये चीजें तभी होगी जब आप बार बार इस चीज की प्रैक्टिस करोगे। आगे बढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन, कक्षा कक्ष अधिगम के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जा सकता है? अवलोकन विधि का, प्रयत्न एवं त्रुटि विधि का, वाद विवाद विधि का और इन सभी का। तो राइट आंसर ऑप्शन है डी हो सकती है। क्यों? क्योंकि कक्षा कक्ष अधिगम यानी कक्षा में अवलोकन, प्रयत्न, त्रुटि और वाद विवाद सभी पॉसिबल है, तो राइट आंसर ऑप्शन है डी। थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक थे ऑस्ट्रेलिया के, भारत के, अमेरिका के और ब्रिटेन के। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका के थे। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं प्रेरणा, परिपक्वता, उचित वातावरण और ये सभी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अधिगम को प्रभावित प्रेरणा भी करती है, उचित वातावरण और परिपक्वता भी करते हैं। क्रियात्मक अनुबंध का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक थर्स्टन, स्किनर, पोवलोव और थॉर्नडाइक। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है बी, स्किनर। क्रियात्मक अनुबंध का सिद्धांत है वो स्किनर ने दिया था।
क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक है रस्क, स्किनर, क्रॉनबेक और वुडवर्थ है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है बी स्किनर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी स्किनर। तो क्रियात्मक अनुबंध का सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत दोनों के दोनों किसने दिए थे? स्किनर ने दिए थे। दोनों के दोनों स्किनर ने दिए थे। तो इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। सीखने के वक्र सीखने की प्रगति के सूचक हैं, सीखने की मौलिकता के सूचक है, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक है और सीखने की रचनात्मक के सूचक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि ये किसके? सीखने की प्रगति के सूचक है। तो राइट आंसर ऑप्शन है ए। आगे बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से और तत्परता से। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सीखने का जो प्राथमिक मूलभूत नियम है वो तत्परता से है। यानी जब बच्चे में कोई तत्परता होगी, किसी काम को करने की लगन होगी, तभी वो सीख पाएगा, तभी वो प्राथमिक उसकी स्टेज होगी। फर्स्ट स्टेज क्या होनी चाहिए? बच्चे में ललक होनी चाहिए सीखने की। जब वो सीखने की उसमें ललक होगी, तत्परता होगी, तब वो आगे के स्टेज पर आएगा कि हाँ मुझे ये चीज सीखनी है। किससे सीखनी है, क्यों सीखनी है, कैसे सीखनी है, ये बाद की बातें है। फर्स्ट स्टेज है कि उसमें करने की इच्छा होनी चाहिए, तत्परता होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? प्राक कल्पना का निर्माण करना, प्राक कल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है सी, समस्या के प्रति जागरूकता। अगला क्वेश्चन, प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियों की ओर संकेत करती है। शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर, वे कैसे सीखते हैं, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, सीखने की अनुपस्थिति। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटि यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता की ओर संकेत करती है। अगला है, कोई बच्चा अपने द्वारा निश्चित की गई सर्वोत्तम विधि का प्रयोग करता है समस्या समाधान के लिए, स्कूल छोड़कर भाग जाने के लिए, एक पक्षीय चिंतन के लिए और ये सभी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोई बच्चा अपने द्वारा निश्चित की गई सर्वोत्तम विधि का प्रयोग करता है जब उसके पास कोई भी समस्या होती है। ठीक है, उस समस्या के समाधान के लिए जब उसके पास कोई अच्छे से अच्छे कोई तरकीब होगी, विधि होगी, उसका यूज वो उस टाइम में करेगा। किसी भी कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि बालक तन और मन से स्वस्थ हो, धनवान और साधन संपन्न हो, जरूरी नहीं है अभी ये तो, दृढ़ संकल्पी और आत्मविश्वासी हो, चतुर और शिक्षित हो। तो आपका जो राइट आंसर है वो होना चाहिए ऑप्शन सी, दृढ़ संकल्पी और आत्मविश्वासी होना चाहिए। ठीक है, किसी भी कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या चीज है कि दृढ़ संकल्पी और आत्मविश्वासी होना चाहिए। तन मन से स्वस्थ हो जरूरी नहीं है। ठीक है, काफी सारे आपने एग्जाम्पल देखे होंगे कि कई सारे डिसेबल लोग होते हैं, वो भी बहुत अच्छे अच्छे काम में कर जाते हैं। धनवान और साधन संपन्न हो ये तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है, हाँ दृढ़ संकल्पी और वो आत्मविश्वासी होना चाहिए, खुद में कॉन्फिडेंस उसमें जरूर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि कोई बालक अपनी समस्या स्वयं हल कर लेता है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? बालक को कुछ नहीं कहोगे, बालक को पुरस्कृत करोगे, बालक को दंडित करोगे, बालक को दोबारा ऐसा ना करने को कहोगे। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन बी, यदि कोई बालक अपनी समस्या स्वयं हल करता है तो उसको पुरस्कृत करेंगे, यानी उसको बोलेंगे कि हाँ आपने अच्छा किया है, उसके लिए उसको कुछ पुरस्कार दोगे। अंतर्दृष्टि से समस्या का समाधान किसकी संकल्पना है? समस्या समाधान की, ध्यान लगाने की, बच्चों को योग सिखाने की, बिल्ली को भोजन देने की। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, समस्या समाधान की। अंतर्दृष्टि से समस्या का समाधान किसकी संकल्पना है? समस्या समाधान की। आप कमेंट करके बताओ कि अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? हमने पीछे पढ़ लिया है इस चीज को, तो थोड़ा बहुत इससे रिलेट कर भी पढ़ा करो। प्रैक्टिस का क्या मीनिंग है, मैं आपको बार बार क्यों बोलती हूँ कि आप है ना टेस्ट दो टेस्ट दो। अब आपके पास महीने से कम टाइम बचा है, आप दिन के 2 टेस्ट दिया करो, 2 नहीं तो एटलीस्ट 1 टेस्ट तो दिया ही करो। क्यों कहती हूँ? क्योंकि आप देखना जब भी आप कोई टेस्ट करते हो ना, तो जैसे आपने 200 क्वेश्चन किए, इस 200 क्वेश्चन में हो सकता है कि 2 क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड आ गए हो। ठीक है, अब आपने पहला क्वेश्चन किया, इसी के अंदर दूसरे क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ होगा, तो आप ये दोनों कर पाओगे।
आपने दूसरा टेस्ट दिया, उन 200 क्वेश्चंस में इस टेस्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अब आपने इस क्वेश्चन पेपर को पूरा सोल्व कर लिया ना, तो ये जो 200 क्वेश्चन होंगे ना, इसमें दो क्वेश्चन आप इस टेस्ट पेपर की वजह से सोल्व कर पाओगे। दो नहीं, ये जो संख्या है ना, ये बढ़ती जाती है, नंबर बढ़ते जाते हैं। क्यों? जैसे जैसे आप ज्यादा टेस्ट करोगे, अब आप मान के चलो आपने शुरू के 4 टेस्ट कर लिए, ठीक है, पांचवा टेस्ट आप कर रहे हो, पांचवें टेस्ट में इन 4 टेस्ट से आप कितने, एक टेस्ट से 2 मानते हो तो 8 मानो, और इन 8 से रिलेटेड हो गया आपके 10 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। 200 में से 10 क्वेश्चन आपके पहले की प्रैक्टिस से सही हो रहे हैं, तो आप देखो कितना आप सीख सकते हो। प्रैक्टिस इसीलिए जरूरी है, टेस्ट इसीलिए जरूरी है, तभी मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि टेस्ट जरूर देने चाहिए। और हर एग्जाम में, हर पेपर में, टेस्ट में ये जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इतने कितने क्वेश्चन आएंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे। जरूरी नहीं है कि वो इसी लैंग्वेज में हो सकता है कि उसको लिखने का तरीका, पूछने का तरीका, उसका मेथड चेंज हो जाए, लेकिन क्वेश्चंस आंसर वही होंगे। इसलिए बार बार बोलती हूँ, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। अगर आपने अभी तक सिलेबस भी कवर नहीं किया है, फिर भी मैं आपको बोलूंगी कि आपको क्या है, वो टेस्ट पेपर जरूर देने चाहिए। जहां कहीं से भी मिले, जरूरी नहीं है हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, जहां कहीं से भी टेस्ट मिले आपको ज्वाइन जरूर करना चाहिए, और उन टेस्ट को जरूर करना चाहिए। ये भी नहीं टेस्ट किया रख दिया, नहीं, टेस्ट किया, उसका सॉल्यूशन किया, देखा कि मेरे से मान लीजिए 200 क्वेश्चन किए, आपके 150 क्वेश्चन सही हो रहे थे, हाँ मेरे 150, लेकिन वो 50 बच गए, वो क्यों नहीं किए, क्या गलत हो रहे थे या आपको आ नहीं रहे थे, ये सारी चीजें आपको उसमें देखनी है। गलत किए क्यों किए, राइट आंसर देखो, नहीं आ रहे थे क्यों नहीं आ रहे थे, उसका राइट आंसर देखो। अब आपने जब ये आपको 50 नंबर जो या 50 मार्क्स के जो आपको नहीं आ रहे थे, 50 क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, तो आप देखना, अगर आपने इसका आंसर देख लिया, इस चीज को समझ लिया, गलत क्यों हुई ये देख लिया ना, तो अगले वाले टेस्ट में 2 क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपके सही होंगे। ठीक है? तो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि टेस्ट पेपर दिया करो, दिया करो। आपको हमारी टेस्ट सीरीज चाहिए तो अब मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर है वो लिंक प्रोवाइड करवा रखा है, कि आप है वो @प्रीत क्लासेज, प्रीत क्लासेज 05, इसको सर्च करोगे टेलीग्राम पर, वहां पर आपको पूरा का पूरा आप डिस्कस कर सकते हो कि किस प्रकार आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। और इस चीज का लिंक है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में भी दे रखा है, तो वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और हमने आपको सिर्फ है वो आपका जो पार्ट बी है वो प्लस में जो आपका मैनेजमेंट का टॉपिक है जो 20 मार्क्स का है, यानी मैंने आपको 105 नंबर के टेस्ट है वो प्रोवाइड करवाए। क्यों? क्योंकि काफी सारे बच्चे ये हैं कि उनको क्या देना है, आपको महिला सुपरवाइजर वाला एग्जाम जो आपके 7 सितंबर का वो देना है, एलडीसी वाला एग्जाम देना है, छात्रावास अधीक्षक यानी हॉस्टल वार्डन वाला है वो देना है। ठीक है? और एक दो एग्जाम और भी होंगे जो देने हैं, तो उनमें आपके क्या है कि आपके जो पार्ट ए वाला है 13 जुलाई एग्जाम वाला, यानी आपके मैथ, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर, ठीक है, और आपके हिंदी इंग्लिश उन सभी में है, तो उनकी भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो आपके साथ साथ हो रही है। सिर्फ आपको पार्ट बी वाले में और पार्ट ए में मैनेजमेंट के टॉपिक में दिक्कत आ रही है, तो अपन कम चीजें पढ़कर कम प्रैक्टिस से ज्यादा मार्क्स ले आए, इसलिए मैंने आपको वो जो पेपर है वो फुल टेस्ट है वो प्रोवाइड नहीं करवाया, ताकि आपके एक तो कम कीमत में, कम टाइम में, और आपके ज्यादा टेस्ट के साथ है, ज्यादा क्वेश्चन के साथ आप अच्छी प्रैक्टिस से कर पाओ। ठीक है? तो जरूर देना है टेस्ट, हमारा टेस्ट दो या किसी और का दो, लेकिन टेस्ट सीरीज आपको जरूर ज्वाइन करनी है। इसी एग्जाम के लिए नहीं, हर एग्जाम के लिए होनी चाहिए ये चीजें। आगे बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन। चिंतन तथा वर्क का उद्देश्य है समस्या को जटिल बनाना, संवेग को समाप्त करना, समस्या का समाधान करना, संज्ञान का अंत करना। चिंतन तथा तर्क का उद्देश्य है वो है आपके समस्या का समाधान करना। राइट आंसर ऑप्शन सी। कोई भी अपने समस्या आ गई है, प्रॉब्लम आ गई है, तो अपन उस चीज पर चिंतन करेंगे, उस चीज को सही करने के लिए कोई भी तर्क से, कोई भी वर्क से उस चीज को, उस समस्या का समाधान करेंगे। अगला क्वेश्चन है, जब कोई बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है तो उसमें निम्न में से क्या गुण विकसित हो जाता है? वैज्ञानिक अन्वेषण का, प्रतिशोध का, क्रोध का, और समस्या का। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, वैज्ञानिक अन्वेषण का। यानी कि बच्चे ने खुद की समस्या खुद सोल्व किया, तो उसके आगे उसमें मन में यह आता है कि हाँ, मैं आगे भी इस चीज को कर सकता हूँ। ठीक है? अगला है, छात्रों में वैज्ञानिक मूल्यों के विकास का दायित्व होता है मम्मी पापा का,
प्राचार्य अध्यापक का, सामाजिक संस्थाओं का और ये सभी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कि जब वैज्ञानिक मूल्यों के विकास का दायित्व होता है वो पेरेंट्स का होता है जब वो घर पे होती हैं। प्राचार्य अध्यापक का होता है जब वो स्कूल में होते हैं। सामाजिक संस्थाओं का होता है जब वो समाज में होते हैं। और ये सभी यानी सारे के सारे होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ टीचर्स का ही होता है, ये सभी का। आगे बढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन। किसी बालक में तर्क तथा समस्या समाधान की शक्ति का विकास कब होता है? 12वें वर्ष में, 8वें वर्ष में, 7वें वर्ष में और पूर्व बाल्यकाल से ही। आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 12वें वर्ष में है वो बालक में तर्क और समस्या समाधान की शक्ति का विकास से होता है। राइट आंसर ए। एक बालक द्वारा किसी समस्या का समाधान करने के लिए निम्न में से क्या गुण होना आवश्यक है? भाषा विकास का, स्वावलंबी का, बार बार प्रयास करने की आदत और ये सभी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कोई भी बच्चा किसी समस्या का समाधान कर रहा है तो उसमें लैंग्वेज का विकास होना चाहिए, वो स्वावलंबी होना चाहिए, उसे बार बार प्रयास करने की आदत होनी चाहिए, सारे के सारे गुण उसमें होने चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। बालकों की त्रुटि नियंत्रण का सही सिद्धांत है स्वाभाविक प्रेरणा, स्वयं सुधार, स्वयं निरीक्षण और ये सभी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वयं सुधार। त्रुटि नियंत्रण यानी खुद पर स्वयं खुद से सुधार करना। अगला क्वेश्चन है, समस्या समाधान विधि का पद है चिंतन को शाब्दिक निर्देश देना, बालक के प्रारंभिक व्यवहार को ज्ञात करना, समस्या समाधान का मूल्यांकन करना और ये सभी। तो समस्या समाधान विधि का पद है वो है आपके ऑप्शन डी, सारे के सारे यानी ये सभी। आप देर से आने वाले छात्र को समस्या का समाधान कैसे करेंगे? उसके पाठशाला में देर से आने के कारणों को जानकर, उसके अभिभावकों को शिकायत कर कर, छात्र को दंडित कर कर, उसे पाठशाला से निष्कासित करने पर। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। अब मान लिए कोई छात्र है वो देरी से आ रहा है, तो जब तक आपको उसके कारण का रीजन का पता नहीं होगा कि क्यों देरी से आप उसके अभिभावक को शिकायत कर देंगे, क्या होगा? क्या पता उस बच्चे को कोई घर पे भी कोई दिक्कत आ रही हो, ठीक है, या फिर जो घर से वो स्कूल तक आ रहा है तब उसमें कोई दिक्कत हो रही हो, ठीक है। छात्र को दंडित करके तो इसका बिल्कुल भी सॉल्यूशन नहीं है। उसे पाठशाला से निष्कासित कर दोगे ये भी नहीं है। हाँ, उससे रीजन जानोगे, अगर उसका रीजन है आपको पता चल जाता है तभी आप उसकी समस्या का समाधान है वो कर पाओगे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है परिणामों की आशा करना, समस्या की पहचान, समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना, स्वाभाविक युक्तियों को खोजना। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है। परिणाम की आशा करोगे, सही बात है। भी अपन सोचेंगे कि ये हमारी समस्या है, उसका समाधान हम कर रहे हैं, तो उसके परिणाम की भी अपन आशा करेंगे। समस्या को पहचानना भी जरूरी है, स्वाभाविक युक्ति भी खोजना जरूरी है, लेकिन उसी समस्या को छोटे छोटे में हिस्सा बांटना ये उसके चरण में प्रक्रिया के चरण नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी आ जाएगा। तो ये हमने 55 क्वेश्चन इंपोर्टेंट बाल विकास के किए। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ है वो इसको शेयर है वो जरूर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस सेट हर आपके टॉपिक के लाने के लिए आज में आप हमें फॉलो कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर मैं और भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाती रहती हूँ। तो चलिए अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।